वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए लाए हैं आपकी जो साइंस की क्लास चल रही थी सीरीज, उसका अगला चैप्टर साइंस की जो सीरीज थी उसमें हमने आपकी स्टार्टिंग के चैप्टर्स करा दिए हैं। बायो का पोर्शन हो चुका था, एक चैप्टर था आपका खनिज व अयस्क और उसमें हमने धातु और धातु कर्म निष्कर्षण वगैरह सारा टॉपिक करा दिया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें वो है आपका आवर्त सारणी। कौन सा चैप्टर है? आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल भी इसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी क्या है? तो आवर्त सारणी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो हमने दिया था मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, इस हिसाब से एडजस्ट किया था कि एक टेबल तैयार हो गई थी। उस टेबल को ही आवर्त सारणी या पेरियोडिक टेबल कहा गया था। फिर क्या हुआ था, उस पेरियोडिक टेबल में कुछ कमियां निकली, फिर उनके दोषों को दूर करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गई। तो ये है आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट आपका। तो ये आवर्त सारणी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला जो आपका नाम है वो मेंडलीफ का है। इन चीजों को हम बाद में चर्चा करेंगे। मेंडलीफ से पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह की सीरीज बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुए। तो उसमें एक दो नियम इम्पोर्टेंट है, वो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। उसके बाद हम बात करेंगे सीधे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसके गुण, उसके दोष, फिर उसके दोष को दूर करने के लिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में बात करेंगे। और ये है पूरा आपका चैप्टर। तो सबसे पहले उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका डोबरनियर का। वो कॉन्सेप्ट आपका किसका है? डोबरनियर का। और इन्होंने दिया था ट्रिक का नियम। क्या था? डोबरनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था ट्रिक का। उनके हिसाब से क्या था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों के परमाणु भारों को, क्या है, ऐसे तत्व जिनके गुणधर्म फिजिकल या जो प्रॉपर्टीज है वो समान होती, ऐसे तत्वों को अगर हम रखते हैं, तत्वों के परमाणु भारों को निश्चित क्रम में रखते हैं, तो क्या होता है, उनके अनुसार व्यवस्थित करने में जब तीन समान गुण वाले गुणधर्म, मतलब तीन एलिमेंट हमने कोई रखे, 1, 2 और 3, अगर हमने तीन एलिमेंट को रखा उनकी सीरीज में, उनके तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, तो क्या होता है, आपका जो पहला और तीसरा वाले परमाणु भार तत्वों का जो परमाणु भार होता है उनका जोड़ के जब हम आधा करते हैं, इसका और इसका, तो हमारे बीच वाले तत्व का परमाणु भार निकल के आ जाता है। क्या कहा उन्होंने? जब हम समान परमाणु भार के तत्वों को निश्चित क्रम में उनमें रखते हैं तो क्या होता है, आपका जो पहले वाले तत्व है और तीसरा वाला तत्व है, इन दोनों की जो तत्वों का परमाणु भार है उसको जोड़ के जब आधा करते हैं तो हमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार मिल जाता है। यह था आपका डोबरनियर का ट्रिक नियम। इसके हिसाब से उन्होंने बताया था, जैसे आपका था लिथियम, सोडियम और ये आपका पोटेशियम, ये तीन तत्व थे। तीनों की अगर हम बात करें तो इसका जो परमाणु भार 7, इसका 23 और इसका परमाणु भार था 39। ठीक है। उन्होंने कहा जब हम तीन तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो क्या होता है, आपका जो पहला और तीसरा, मतलब आपका इसका और इसका जो एडिशन होगा क्या होगा, 7 + 39/2। इनका आधा जब करेंगे, आधा मतलब किसी भी चीज को 2 से भाग कर दो, तो ये आपका कितना हो गया, आपका ये हो गया 46/2, ये बराबर आ गया 23। तो देखिए जो आपका जो 23 परमाणु भार आया है वो जिसका आपके बीच वाले एलिमेंट सोडियम का परमाणु भार आ गया। तो उनका यही ट्रिक नियम था कि जब तीन तत्वों को उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में निश्चित क्रम में रखते हैं तो आपके जो पहले और तीसरे वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है उसका जो आधा करते हैं वो आपके बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। यही इनका ट्रिक नियम था। लेकिन क्या हुआ, बाद में इनका जो कॉन्सेप्ट था ट्रिक नियम का वो ज्यादा आगे तक नहीं गया, मतलब ज्यादा बड़े लेवल के तत्वों पर ये फॉलो नहीं हुआ। जैसे इसके बाद बीच में उन्होंने एक और दिया था कॉन्सेप्ट, इसके बाद क्लोरीन, आपका ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये तीन एलिमेंट है, इन्हें हम हेलोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेंस की सीरीज में ये एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजेंस होते हैं। और उनका जो आपके आवर्त सारणी में स्थान होता है वो अक्रिय गैस 18वें ग्रुप से पहले, मतलब ग्रुप नंबर 17 में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस। इन तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 कम होता है उसके अगले वाले जो अक्रिय एलिमेंट होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो सीरीज होती है उससे कम। तो ये जो हमारे तीन तत्व हैं, अगर हम बात करें इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार की, तो क्लोरीन का होता है आपका 35.5, फिर बात करते हैं ब्रोमीन का होता है आपका 80 और आयोडीन का आपका आता है 127। तो इन्होंने क्या बताया था कि आपका जो पहला और तीसरा जो
तत्व हैं उनके जो परमाणु भार है उनको जोड़ के जब हम आधा कर देंगे तो आपके बीच वाले तत्व का परमाणु भार आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनको हम जोड़ लेंगे, क्या होगा 35 107 और इसका जब आधा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 81.5। ये देखिए 81.5 है और इसका है आपका ब्रोमीन का 80, तो लगभग उसके पास में ही है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मतलब ये देखिए यहाँ से इनका लगभग फेल होना स्टार्ट हो गया सिद्धांत। फिर इसके आगे जैसे ही बढ़ते गए और फिर ये इनका ये सिद्धांत धीरे धीरे फेल हो गया कि जो ज्यादा परमाणु भार वाले तत्व थे वो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो उस गुणधर्म को तो फॉलो करते थे लेकिन इसके इनका नियम जो था वो फेल हो गया। फिर इसके बाद एक और आए आपके डोबरनियर का सिद्धांत जब फेल हो गया तो उसके बाद दूसरे नंबर पे पास आया आपके पास न्यूलैंड एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या एक अपना सिद्धांत दिया, उसे हमने कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन है? एक आया न्यूलैंड और इनके सिद्धांत को कहा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो जो अब इनका अष्टक नियम क्या है? इन्होंने कहा जब हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के निश्चित क्रम में रखते हैं तो किसी तत्व का जो गुण है या धर्म है वो आने वाले 7 तत्वों को छोड़ के 8वें तत्व का जो आपका गुणधर्म है, वो सारी चीजें हैं, क्वालिटीज हैं, वो बिल्कुल इक्वल होती हैं, बिल्कुल मैच करती हैं, इनमें समानताएं पाई जाती हैं। तो इन्होंने यह समानता बताया, कैसे बताया? जैसे हम आपके संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर नी के बाद सा, क्या है? सा रे गा मा पा धा नी और नी के बाद सा। फिर तो जो आपका पहला सा और आखिरी सा, मतलब 7 वर्ड को छोड़ के 8वां वर्ड आपस में समानता प्रकट करता है। तो यही बात इन्होंने भी कही कि जो तत्व होते हैं सीरीज में रखते हैं, जब उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, तो क्या करते हैं ये तत्व 7 तत्व को छोड़ के जो 8वां वाला तत्व होता है वो पहले वाले के तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता था। ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इसके हिसाब से उन्होंने इसे रखा, पहला ले लिया हीलियम, लिथियम और फिर आपका बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन आया वो आप उन्होंने रख दिया हाइड्रोजन के साथ। और फ्लोरीन के बाद फिर आपका सोडियम और सोडियम का मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका आ जाएगा सिलिकॉन और फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद आपका सल्फर, और सल्फर के बाद जैसे ही आपका आया फिर क्लोरीन। तो ये वाले जो तत्व थे ये आपस में क्या कर रहे थे? समानता प्रकट कर रहे थे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, वो हैलोजेंस वाली श्रेणी में ग्रुप नंबर 17 में। तो जो समानता प्रकट करते हैं आज भी उनका स्थान जो है एक ही वर्ग में रखा गया है उन्हें। तो ये तो समानता प्रकट करते ही है। फिर क्लोरीन के बाद आपका आया पोटेशियम। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये भी पीरियोडिक टेबल में एक सीरीज में पहले बार हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सबसे पहले वाला जो वर्ग है उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये इनका स्थान है। इस तरीके से उसमें रखे गए हैं आज भी। मतलब समानता तो ये प्रकट कर रहे थे लेकिन उन्होंने जो नियम दिया था वो थोड़ा आगे जाके फेल हो गया। अब इनको हम जो फर्स्ट वर्ग में होते हैं आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी पहले और दूसरे वर्ग में एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और इनको हम अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। तो देखिए ये आपस में रिलेशन समानता प्रकट करते हैं, इसलिए आज भी ये एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। तो इसके बाद फिर क्लोरीन के बाद ये आपका पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये भी आज भी एक साथ ही रखे गए हैं। और क्रोमियम के बाद आपका आ जाता है टाइटेनियम और मैंगनीज। तो इनका जो नियम था वो यहाँ तक तो ठीक चला कि ये 3 तत्व थे, लेकिन यहाँ ये क्रोमियम के बाद वाले जो एलिमेंट थे इन तत्वों ने इनका पालन नहीं किया। क्रोमियम के बाद टाइटेनियम, कैल्शियम के बाद ये क्रोमियम वाली विशेषता थी, वो वाली सीरीज इनके नियम का पालन नहीं कर रही थी और फिर बाद में इनका नियम भी फेल हो गया। तो देखिए आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग बस इतना ध्यान रखना है कि जो डोबरनियर का नियम था उन्होंने 3 तत्व लेके रखे और उनका जो था पहला और तीसरे का जो परमाणु भार था उनको जोड़ के आधा करते थे, उनके बीच के तत्व का परमाणु भार आता था। और न्यूलैंड के अष्टक नियम में आपको इतना ध्यान रखना है, जो अष्टक नियम था वो ये कहता था कि कोई भी जब 7 तत्व हम लगातार रखते हैं, उन्होंने इस तरीके से व्यवस्थित किए परमाणु भार के निश्चित क्रम में बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार निश्चित कर दिए कि आपका जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। जैसे कि आपके सारे गामा पाधा नी, इनमें जो 7 सुर होते हैं, इनके बाद जो 8वां सुर आता है वो फिर से सा आ जाता है, वो एक दूसरे के साथ समानता प्रकट करते हैं। तो वही इनके
न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी था, लेकिन इनका जो अष्टक नियम है वो क्रोमियम कैल्शियम के आगे जाके फेल हो गया। और इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका, जो अपनी सबसे बड़ी उस समय जो पीरियोडिक टेबल जो सबसे पहले दी थी वो थे आपके मेंडलीफ। मेंडलीफ ने जो एक पीरियोडिक टेबल दी, अब हम बात करेंगे उसके बारे में, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जाम में, और इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों के नियम क्या थे, कॉन्सेप्ट में छूटना कुछ नहीं चाहिए। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी, तो ठीक है, लेकिन ये किसकी, मेंडलीफ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक आवर्त नियम था। मेंडलीफ ने क्या नियम दिया था कि तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या है, तत्वों के जो, चलिए हम लिख ही देते हैं, इसका मेंडलीफ का जो नियम है वो क्या है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये था आपका मेंडलीफ का आवर्त नियम। इसके हिसाब से क्या था कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो समान गुणों वाले तत्वों को एक प्रकार की आवृत्ति मिल जाती है। मतलब जो तत्वों के परमाणु भार के क्रम में रखते हैं तो एक टेबल बन जाती है, और जो उनके समान गुण वाले तत्व वो लगभग एक टेबल में एडजस्ट हो जाते हैं, उनके विशिष्ट गुणों के साथ उनको एक वर्ग में पहुंच जाते हैं, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से मेंडलीफ ने एक आवर्त सारणी दी। तो इनकी जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसका बेस क्या था कि उन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। क्या था कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रख के उन्होंने एक सीरीज तैयार की जिसे कहा गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात हो गई, तो देखिए आपके एग्जाम के रिकॉर्डिंग आपको केवल और केवल आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इतना हम बताएंगे कि इसमें दोष क्या थे और इनके गुण जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज्यादा डिटेल से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताओं की। तो देखिए मेंडलीफ का जो आवर्त नियम था, उन्होंने कहा था कि परमाणु भार, जो तत्वों के परमाणु भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस नियम के हिसाब से उन्होंने एक अपनी सारणी बनाई, तो मेंडलीफ की सारणी से कहा गया। अब हम बात करते हैं उस सारणी की विशेषताओं की। तो आपकी जो देखिए सबसे पहली विशेषता है वो क्या है, प्रत्येक आवर्त में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तो जो आपकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसके प्रत्येक आवर्त में जो तत्वों को जिस हिसाब से रखा गया था, जो विन्यास था वो क्या था, उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए निश्चित क्रम में ही रखा गया था। कोई भी तत्व इस हिसाब से नहीं रखा अपनी मर्जी से, उसका जिस परमाणु भार के हिसाब से उसका जो भी नंबर था वहां पे उसे आवर्त में रखा गया था। दूसरा क्या था, एक ही समूह के तत्वों के गुणधर्म समान होते थे। तो देखिए जो टेबल बनाई गई थी वो वर्ग और आवर्तों में थे, समूह में। तो जो आपके वर्ग थे उन्हें समूह भी कहते थे और आवर्त भी थे। तो जैसे वर्ग, अगर हम बात करें एक वर्ग की कॉलम की, तो एक कॉलम में जो भी एलिमेंट आते थे ऊपर से नीचे तक, उनमें सब में जो था वो समानता पाई जाती थी उनके गुणों के हिसाब से। तो जो तत्व थे उनके एक ही समूह में जो तत्व रखे थे उनके गुणों में समानता पाई जाती थी। इसके अलावा क्या था कि प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट, ऐसे अगर हम मूव करते थे किसी भी श्रेणी में तो जाने पर क्या था, ऋण विद्युत संयोजकता तत्व की थी वो कम हो जाती थी। ऋण विद्युत संयोजकता क्या होता है, देखिए संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्या है, किसी भी तत्व के जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। या ये कह लें कि कोई भी तत्व दूसरे कितने तत्वों से रिएक्ट करके रिएक्शन कर सकता है, बॉन्डिंग बना, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये उसकी जो टेंडेंसी होती है वो होती है आपकी वैलेंसी या संयोजकता। तो सीधे सीधे यही है कि तत्व के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से उसकी संयोजकता निश्चित होती है। तो क्या था कि किसी भी सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो ऋण विद्युत संयोजकता जो थी वो आपकी क्या होती है, कम होती जाती है। इधर वाले तत्व की संयोजकता ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनकी संयोजकता होती वो कम होती जाती है।
इसके बाद उन्होंने बताया कि सारणी में रिक्त स्थान के तत्वों को पहले ही बता दिया गया था। मतलब मेंडलीव जी ने जो सारणी प्रपोज की थी उसमें कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ जिनके तत्व हमने नहीं खोजे थे उस समय तक, लेकिन उनका स्थान जो था वो रिक्त कर दिया गया। और बाद में जब वो तत्व खोजे गए तो उन तत्वों में वही सारी गुणधर्म और क्वालिटीज पाई गई जो उस ग्रुप में होने तत्व में होनी चाहिए थी। वो चीज बाद में ढूंढी गई, लेकिन उन चीजों को हमें पहले ही बता गया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसमें ये क्वालिटी होगी, और बाद में ये चीज फिर सही भी साबित हुई। इसके अलावा एक और आपका यह है कि सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार उसके गुणों को बताया जा सकता है। इसमें क्या, अगर हम किसी भी तत्व के बारे में नहीं जानते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये इस वाले ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके अंदर ये सारी क्वालिटी होगी। ये हम सारणी को देख के भी बता सकते थे अगर हम तत्व के बारे में इंडिविजुअली नहीं जानते थे फिर। तो ये थी आपके मेंडलीव के आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं। इसके बाद उनके आवर्त सारणी में फिर संशोधन हुए, और जो भी संशोधित आवर्त सारणी मेंडलीव की आई, फिर उसके जो दोष थे। तो अब हम बात करेंगे मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष कि इनकी आवर्त सारणी में क्या समस्याएं थी, जिसके चक्कर में उनको थोड़ा मॉडिफाई करनी पड़ी, और उसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट लाके नई आवर्त सारणी आई। ये बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोषों की। देखिए, हमने बात की थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसका जो उनका जो मेन नियम था वो उसके हिसाब से जो सारणी बताई और उसके कुछ गुण की। लेकिन इनकी आवर्त सारणी में क्या हुआ, कुछ दोष निकले जिसकी वजह से फिर ये धीरे धीरे करके फेल हो गई, और उसके बाद एक नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले साहब ने प्रपोज की, आधुनिक आवर्त सारणी। तो अब हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ दोषों की। देखिए, इसमें जो सबसे पहला आपका दोष था वो क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजनों को हैलोजन तत्वों में समानता के कारण फर्स्ट व सेकंड दोनों वर्गों में रखा गया था। क्या था, हाइड्रोजन तत्वों को उनके हाइड्रोजन को क्या था, हाइड्रोजन तत्वों के साथ उनकी जो आपका जो हाइड्रोजन एलिमेंट था वो क्या था, आपका हाइड्रोजन एलिमेंट जब हमने बताया था आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ क्या करता था, थोड़ी समानता प्रदर्शित करता था। तो इसलिए क्या हुआ था, उन तत्वों को रखा गया था हैलोजन के साथ। तो ये क्या था, वो हाइड्रोजन की स्थिति थी वो दो जगह थी आवर्त सारणी में। तो ये थोड़ा सा दोष था जो जिसे मेंडलीव का जो परमाणु भार वाला नियम था वो सही नहीं कर पाया। इसके अलावा क्या थे, हाइड्रोजन उनकी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा गया था, जबकि उनका मेंडलीव का जो उनका नियम था, आवर्तन का जो नियम था, उन्होंने यही कहा था कि आपके जो तत्व होते हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुण वो क्या थे, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन उन्होंने ही कुछ एलिमेंट को इस तरीके से रख दिया जिनका परमाणु भार कम था और वो आगे रखे गए थे, वो उनके गुण के हिसाब से उन्होंने रख दिए। क्या हो गया कि कुछ तत्व थे जिनको उन्होंने आगे रख दिया, उनमें जैसे क्या हुआ कि उनका जो गुण था वो मैच कर रहा है, लेकिन जो किसी तत्व का जो परमाणु भार कम है वो आगे रखा और ज्यादा वाला पीछे। वो इसलिए रख दिया क्योंकि उनमें जो थोड़ी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो उनके आपस में मैच कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उनका जो मेन नियम था उससे हटके ये काम उन्होंने किया था, इसलिए ये उनकी आवर्त सारणी का दोष था। इसके बाद क्या था कि कुछ समान गुण वाले तत्व जैसे आपके क्या है, Cu, Hg, Ba और Pb। आपका Cu कॉपर, Hg मतलब मरकरी, पारा, बेरिलियम और लेड, Pb लेड, इन तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया था, जबकि ये सारे तत्व क्या है, एक ही जैसे समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या, जबकि कुछ असमान गुण वाले तत्व जो आपके Cu, Ag और Ag, Au मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर चांदी और Au मतलब की ऑरम गोल्ड, ये जो तत्व थे इनके जो गुण थे वो अलग अलग थे, लेकिन फिर भी इनको एक साथ रखा गया था चार धातुओं के साथ। अल्कली, अर्थ मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो आपकी आवर्त सारणी में पहला जो वर्ग है इस समय, उसमें इन सारे तत्वों को एक साथ रखा गया था। तो ये कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ दोष थे मेंडलीव के आवर्त सारणी के, जिसकी वजह से इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो फेल हो गई। उसके बाद फिर नया आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कॉन्सेप्ट मोजले साहब ने प्रपोज किया, और वो पीरियोडिक टेबल आपकी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो आपको आज की क्लास में हमने पढ़ा दिए आपके डोबर नियम का त्रिक नियम और न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव के आवर्त सारणी जो आपके एग्जाम पर्पज से जितना इम्पोर्टेंट था वो पोर्शन हमने आपको पढ़ा दिया। ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास कोई मतलब नहीं है एग्जाम की रिकॉर्डिंग, अगर आपको अलग से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ दोष और कुछ विशेषताएं और दोष। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, उसके बाद उसकी कुछ उस सारणी की विशेषताओं के बारे में।
तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन का भी आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली क्लासेस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। अभी तक हमने बात की थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, उसके जो गुण थे वो हमने आपको बता दिए थे। उसके बाद अब बता दिए थे हमने आपको दोष, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोष थे उनको दूर करते हुए फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई जो उनकी मतलब मेंडलीव की जो सारणी थी उसके दोषों को दूर करते हुए आगे बढ़ाई गई। तो जो अब हमारा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों का जो बेस था उन्होंने कहा था कि किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, और उनका जो आवर्त सारणी थी, उनकी जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल थी इस कॉन्सेप्ट पर थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी आई, उसमें जो कहा गया उसमें ये क्या कहा गया कि तत्वों का जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म होता है वो उनके परमाणु भारों की नहीं, परमाणु क्रमांकों के क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। तो देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल और आधुनिक आवर्त सारणी दोनों में सिर्फ फर्क कितना है, वहां पे परमाणु भार लिया गया था, एटॉमिक मास लिया गया, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर का यूज किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया था कि परमाणु भार की जगह पे मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधित करते हुए परमाणु भार की जगह पे परमाणु क्रमांकों को लिया गया, और उसके बाद जब तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया तो हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी आ गई। और देखिए एक सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि मेंडलीव के टाइम पे हमें उस समय केवल 63 एलिमेंट ही ज्ञात थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट मौजूद है। कितने? 118। और ये कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन ये आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसका प्रपोजल किसने दिया था? तो ये मोजले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखने लायक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या थी। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था कि उस आवर्त सारणी में जो पहले तो भौतिक और रासायनिक गुण थे वो परमाणु भारों के नहीं, परमाणु क्रमांकों के हिसाब से रखे गए थे। अब इसमें हुआ क्या, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या थी, 36 पंक्तियां थी जो हॉरिजॉन्टल, उनको आवर्त कहा गया, और जो वर्टिकल थी उनको क्या कहा गया, जो 36 के बाद ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां थी 9, उनको वर्ग या समूह कहा गया। और क्या था, इसमें जो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था या तत्वों का जो समूह था उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। क्या ब्लॉक? उन्हें कहा गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तत्व में क्या थे, एस पी डी एफ में डिवाइड कर दिए गए थे। और पीरियोडिक टेबल की बात कर ले तो स्टार्टिंग के जो आपका जो था कॉन्सेप्ट में क्या था, चलिए बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आपके पहले जो 2 वर्ग हैं उनको हम यहाँ पे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इस तरीके से लगभग पहले 2 एलिमेंट वर्ग हैं उन्हें कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर इसके बाद आते हैं आपके पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में लगभग थोड़ा इतनी स्पेस के बाद ये जाके लगभग इस एरिया में जो एलिमेंट पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और फिर इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट पाए जाते हैं वो होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट। और फिर यहाँ से बीच से कुछ एलिमेंट को निकाल के एक अलग सीरीज बनाई गई है, इन्हें हम लैंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो जो आपकी ये सीरीज होती है ये वाली, ये आपकी है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो एफ पी डी एफ ये ब्लॉक क्या होता है, तो इसमें जो हम इन तत्वों का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, किसके हिसाब से? पाउलिस के रूल के हिसाब से, एसटीडीएफ के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, जो तत्व का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है, जिन तत्वों का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है उन्हें एस ब्लॉक में रखा गया है, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है उनको पी ब्लॉक में रखा जाता है। इस एरिया में जितने भी तत्व आते हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डी ब्लॉक में जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है, तो उसको इस एरिया में या डी ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाता है उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने आपको एक पेपर सोल्यूशन में क्वेश्चन पूछा गया था शायद, तो वहां पे बताया था कि इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण, ट्रांजिशन एलिमेंट।
ट्रांजिशन एलिमेंट इसके, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में बंद एक तरीके से जोड़ते हैं एक दूसरे को, तो ये आपकी हो जाती है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन लिमिट भी हम आपको बता दें। जो आपका एस ब्लॉक होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और आपके एफ ब्लॉक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक बार में। तो ये हो गया आपके पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद आप बात क्या करते हैं कि इसमें और क्या होता है। तो देखिए इसमें आवर्त संख्या, हमने अभी आपको बताया कि जो आवर्त संख्या होती है वो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। जो अभी आपकी वर्ग मतलब आवर्त संख्या होती है, क्षैतिज पंक्तियां जो होती हैं आपकी 7, ये तो वो हमको क्या बताती है, इस वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताती है। ये हमारी क्षैतिज पंक्तियां ऐसे, ये चीज जो होती है वो हमें ये बताती है कि जिस आवर्त में तत्व होगा उसमें आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, ये खड़ी खड़ी लाइनें, उनको समूह ए और बी में माना जाता है और इस तरीके से जो पूरे टोटल समूह होते हैं वो आपके 18 हो जाते हैं ए और बी करके। और इसके बाद में जो आपका आखिरी वाला होता है ये वाला समूह, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप या 18 भी कहते हैं। और इसमें आपके होते हैं सारे अक्रिय तत्व, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये सब आपके हो जाते हैं आपके यहाँ पे लास्ट में अक्रिय तत्व। जैसे हीलियम होती है, अक्रिय गैस होती है, नियान है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते। इसका रीजन ये होता है इनके सब बाहरी कोष भरे होते हैं और वो रिएक्शन करने के लिए इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन वैकेंट नहीं होता है। बाकी से अदर एलिमेंट की अपेक्षा बाकी हर एलिमेंट में आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो कम होता है या ज्यादा होता है, इसलिए वो या तो डोनेट कर सकते हैं या एक्सेप्ट करके कोई ना कोई स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। इसके अलावा वर्ग 1 में सबसे वायु होता है। जो देखिए आपका सबसे पहला वाला वर्ग है हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये वाली जो लाइन आती है आपकी स्टार्टिंग वाली, इन 2 लाइनों को हम कहते हैं, जो आपकी ये लाइन आती है इन 2 लाइनों को, या एस ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल या क्षारीय मृदा धातु। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या आता है, क्षारीय मृदा तत्व होते हैं, इसमें 1 व 2 में पाए जाते हैं, वर्ग 1 और 2। इसके बाद वर्ग 18 जो सबसे दाएं और इसमें हमने आपको बताया क्या आता है, अक्षरीय तत्व पाए जाते हैं। इनके क्या होता है, बाहरी को पूरी तरह भरे होते हैं, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकता है। और इसके बाद क्या है, ये परमाणु संख्या जो आपको लैंथेनाइड और एक्टेनाइड बताई थी, एक ये लैंथेनम से स्टार्ट होती है तो लैंथेनाइड सीरीज, और ये एक्टेनम से स्टार्ट होती है एक्टेनाइड सीरीज। तो ये तो है, ये यहाँ से अलग करके रखेंगे क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनको और सारणी में बिल्कुल अलग नीचे रखा गया है। और क्या है आपका, और परमाणु संख्या जो भी लैंथेनाइड और एक्टेनाइड है, इसके बाद मतलब हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम में एलिमेंट है वो 118 प्रेजेंट है। तो ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या है, तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ। एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक में मैक्सिमम 10 और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, रह सकते हैं, इससे ज्यादा ही एक ब्लॉक में नहीं रख सकते हैं। फिर क्या होता है कि आपकी जो एस ब्लॉक होती है इसमें जो 2 वर्ग है 1 और 2, इन दोनों में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनको अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ये क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आपका जो सबसे लास्ट वाला होता है ग्रुप नंबर 18 या सिर्फ 0 ग्रुप भी कहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन्हें हम अक्रिय तत्व भी कहते हैं। अक्रिय तत्व क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते। इसके जस्ट पहले आपका जो ब्लॉक पाया जाता है उसमें जो पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन। वो क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेटाडीन। तो ये मतलब जो होते हैं, इसके जस्ट पहले क्या है, ग्रुप नंबर 18 से 1 नंबर पहले जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं हैलोजेंस का ग्रुप, क्योंकि ये चीजें जो है जो हमेशा समुद्र की तलों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हैलोजन कहा जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहले यहाँ से जो स्टार्ट होता है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और ये ऑक्सीजन फैमिली। ये देखिए इतने यहाँ पे ग्रुप होते हैं आपके। क्या होती है, सबसे पहले होती है इधर से बोरॉन फैमिली, फिर कार्बन परिवार, नाइट्रोजन की फैमिली और ऑक्सीजन, क्योंकि इस ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है उन्हीं के हिसाब से उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनको उनकी फैमिली के नाम से जाना जाता है। आपके जो 10th वगैरह के स्टैंडर्ड में जो सिलेबस था उसमें इस तरीके से इन एलिमेंट्स को पढ़ाया जाता है। फिर बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक में जो एलिमेंट आते हैं सेकेंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आपका था क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये जो 10 एलिमेंट होते हैं लगातार, यहाँ से जो आपके एलिमेंट होते हैं इनको हम संक्रमण तत्वों का नाम देते हैं। क्या देते हैं? संक्रमण तत्व, क्योंकि ये तत्व क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी संक्रमित होते हैं। इसके अंदर देखिए आता है फेरिक और क्या आता है आपका कॉपर। ये चीज आप डेली लाइफ में देख सकते हैं कि लोहा जो होता है हवा में पड़े पड़े क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, संक्रमित हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। तो ये क्वालिटी इसके अंदर जो धातुएं पाई जाती है उनमें पाई जाती है। तो आपका ये हो गया डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में वो एलिमेंट आते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ ब्लॉक में पाया जाता है। तो ये हो गया आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके एग्जाम पर्पज से तो इतनी ही चीज है, वो अगर विशेषताएं पूछते हैं तो आप इस चीज के बारे में लिखिएगा, आपका क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका बोहर-बरी का कॉन्सेप्ट। उन्होंने बताया है आपको एसपी-डीएफ ब्लॉक के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने इसमें आपको बता दिया था कि एस ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या होता है। तो वही है कि जिन तत्व ऐसे तत्व जिनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कहाँ में जाता है, एस ब्लॉक में आता है। वो आपका एस ब्लॉक के एलिमेंट। इसी प्रकार से पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, जिनका बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी ब्लॉक में जाता है। ऐसे इनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, केवल इनके बारे में ही आपसे पूछा जा सकता है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो डी ब्लॉक को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी, वो हमेशा कहा जाता है डी ब्लॉक में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है। और इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। आपके पेपर में संक्रमण तत्व के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और जो आपका ये चैप्टर है आवर्त सारणी, वो लगभग खत्म हो ही गया है, मतलब खत्म हो ही गया है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल में। इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर की, फिजिक्स के जो चैप्टर है आपके स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा के। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहे। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।